ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर सुबह नई दिल्ली के ढाका के लिए रवाना हुए। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 महीने में पहली बार विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की आजादी की सालगिरह के शामिल जश्न में होंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के गठन के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के मुख्य अतिथि होंगे। बांग्लादेश के गठन में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया था। यही वजह है कि इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे पर ही बांग्लादेश को सजाया गया। बांग्लादेश में आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढाका में त्योहार जैसा माहौल है। सड़कों पर पीएम मोदी और शेख हसीना के पोस्टर लगाए हुए हैं। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर किसान शाम 6 बजे तक सभी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद रखेंगे। किसानों के भारत बंद से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत रादौर पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने भारत बंद को लेकर कहा कि सब जगह भारत बंद रहेगा, तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 121वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट आज दोषियों की सजा का ऐलान करेगा। मामले में 3 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। निकिता तोमर मामले में अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया। इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बताया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था। अजहरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था, जो कि साबित नहीं हो पाया। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर साल 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें से 2 बचाव पक्ष की तरफ थे और 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल की तीसरी मंजिल पर बने कोविड हॉस्पिटल में देर रात करीब 12 बजे आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हॉस्पिटल में भर्ती 76 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग किस वजह से लगी, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। राज्यों की 100 लोकेशन पर छापे मारे। इसमें से जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद भी शामिल है। ये कार्रवाई 3 अप्रैल 700 एकड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जुड़ी हुई है। इन फ्रॉड को लेकर देश भर में 30 एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई की कार्रवाई देश के अलग अलग बैंकों से मिली शिकायतों के आधार पर स्पेशल ड्राइव के तहत की गई है। शिकायत करने वाले बैंकों में पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों के नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी। ऐसे में बंगाल और असम में पहले चरण का प्रचार थम चुका है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की 5 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं 27 मार्च को असम के 12 जिलों में से 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 5 आदिवासी सीट है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब 50,000 से ज्यादा कोरोना केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो वहीं होली जैसे त्योहार को देखने के लिए बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि देश में 771 ऐसे मामले हैं जो कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। देश में सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां पर 60% से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। नागपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। दरअसल बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पताल में बेड की कमी हो गई है।
नागपुर देश के उन 10 जिलों में शामिल है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस है। बीते दिन भी यहां पर जिले में करीब 3700 नए केस दर्ज किए गए, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। मौजूदा वक्त में नागपुर में 34,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। कोरोना संक्रमण का संकट जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में था, वो अब पूरे देश में फैल चुका है। ऐसे में यूपी, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने होली के जश्न पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली समेत यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सरकारों ने निजी और सार्वजनिक स्थानों पर इस बार होली मनाने पर रोक लगा दी है। लोगों को अपनी सोसाइटी में ही होली मनाने के लिए पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उगाही के सनसनीखेज आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई। परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर और अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इससे पहले परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा गया था। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे एंटीलिया केस के साथ साथ मनसुख हिरेन की हत्या मामले में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के हाथ 17 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में मनसुख हिरेन सचिन वाजे के साथ एक ही कार में नजर आ रहे थे। इसके अलावा एटीएस ने दावा किया कि हत्या से पहले मनसुख हिरेन को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था। वहीं महाराष्ट्र एटीएस का मानना है कि हिरेन को बेहोश करने वाले से पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके चेहरे पर हत्या से पहले चोट लगी थी। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सचिन वाजे ने स्पेशल एनआईए कोर्ट में कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसने कहा कि अब तक की जांच में सहयोग दिया है, पुलिस कस्टडी में ना भेजा जाए। वहीं कोर्ट ने वाजे को 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की कस्टडी की मांग की थी। वहीं इससे पहले एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई। एनआईए वाजे से लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में वाजे एनआईए की हिरासत में है। आपको बता दें कि मुंबई में 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के निकट एक कार से विस्फोट बरामद हुआ था, जिसके बाद कार मालिक का शव भी बरामद हुआ। 75% आरक्षण के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 1 मई से निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण कानून लागू होगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण कानून को लेकर नियम बनाने को लेकर चर्चा हुई। उद्योगपतियों ने कानून को लेकर कई बदलाव की मांग की है और सुझाव भी दिए हैं। मनोहर लाल बोले कि उद्योगपतियों ने अपनी शंकाएं जाहिर की और उद्योगपतियों ने सुझाव भी दिए। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर की परिभाषा में बदलाव की मांग रखी गई है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 50,000 रुपए तक की सीमा की नौकरी पर कानून लागू नहीं होना चाहिए। इस पर बदलाव की मांग की गई है। कानून को एक साथ के बजाय उद्योगपतियों ने धीरे धीरे लागू करने की मांग भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेपी नड्डा को हरियाणा के राजनीतिक हालातों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन से पैदा हुई स्थिति के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा के हालातों के साथ पर चर्चा हुई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का बजट अच्छी तरह से संपन्न हुआ। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उनकी सभी शंकाएं भी दूर हुई। प्रदेश सरकार ने विपक्ष की हर बात का जवाब दिया।
सीएम ने कहा कि हरियाणा में फिल्म सिटी स्थापित करने को लेकर जगह चिन्हित की गई है, बाकी विभागों को प्लान बनाने का आदेश दिया गया है। पिंजौर में एचएमटी की जमीन मिल चुकी है, उसी जमीन में से कुछ हिस्से पर फिल्म सिटी का निर्माण होगा। वहीं लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून को लेकर सरकार ने तैयारी की थी, लेकिन उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, अब उन पर समाधान निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लव जिहाद जैसे कई मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं। हर वर्ग चाहता है कि ऐसे मामले सामने ना आए। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में कानून लाया जाएगा। हरियाणा में 1 अप्रैल से फसलों की खरीद शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि किसानों की फसलों के एक एक दाने का एक एक रुपया किसानों के खाते में 48 घंटे के अंदर भेज रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि किसी भी जगह से पेमेंट देरी पर 9% की दर से ब्याज देने की प्रावधान भी किया गया है। हम राजस्थान और पंजाब आदि राज्यों को भी सॉफ्टवेयर आदि का सहयोग करने के लिए तैयार है, अगर वो राज्य भी अपने किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचाना चाहते हैं। सीएम मनोहर लाल के विरोध मामले में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है कि डिप्टी सीएम की गठित कमेटी की रिपोर्ट मिल चुकी है। अकाली दल के 9 विधायकों ने सोची समझी साजिश के तहत घटनाक्रम को अंजाम दिया था। हरियाणा के ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि 10 मार्च को सीएम पर विधानसभा में अकाली विधायकों ने हमला किया। स्पीकर ने कहा कि सीआईडी को करीब 2 घंटे पहले अकाली विधायकों की गतिविधि की जानकारी मिल गई थी। वहीं स्पीकर बोले कि वो डीजीपी के गठित कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। गुप्ता ने कहा कि सीआईडी के पास जब 2 घंटे पहले सीआईडी को जानकारी मिल गई थी, फिर जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने अपने कार्यालय पर अधिकारियों की मीटिंग की, जिसमें विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नयनपाल रावत ने इस दौरान अधिकारियों को आदेश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। गांव की जोहड़ और सड़कों का जल्द ही सौंदर्यीकरण किया जाना सुनिश्चित करें। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अंबाला जिला बार एसोसिएशन ने बहुत ही अहम फैसला किया है, जिसके तहत अब गंभीर बीमारी से ग्रस्त और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले वकीलों को घर बैठे ही केस में अगली तारीख दे दी जाएगी। जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान ने बताया कि हाल ही में बार एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि वकीलों को सुनवाई पर आने से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में भीड़ होने के चलते उन्हें कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता रहता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों के विरोध के चलते जमकर हंगामा हुआ। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि जन्मदिन पर आयोजित बाइक रैली में विरोध के चलते कार्यकर्ता सड़क पर ही बाइक छोड़कर भाग गए। वहीं किसानों का कहना है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह दोहरे चरित्र की राजनीति कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि बीरेंद्र सिंह अपने सांसद बेटे का इस्तीफा दिलवाकर किसान आंदोलन के समर्थन में आए। किसान आंदोलन को लेकर समर्थन जुटाने के लिए करनाल के भगवान वाल्मीकि चौक पर किसान हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर खड़े हुए दिखाई दिए। किसानों ने कहा कि कृषि कानून की लड़ाई केवल किसानों और ग्रामीण लोगों की ही नहीं, ये लड़ाई पूरे वर्ग की है। सिरसा के लाल बत्ती चौक पर भी किसान आंदोलन के समर्थन में दर्जन भर युवक हाथों में बैनर लेकर खड़े हुए नजर आए, जिसमें अलग अलग स्लोगन लिखे हुए थे ताकि लोग उनको पढ़ें और किसान आंदोलन का समर्थन भी करें। किसानों के समर्थन में दीनबंधु छोटूराम विचार समिति के पदाधिकारियों ने गोहाना रोहताक रोड पर बाइक रैली निकाली, जिसमें गोहाना हलके के कई गांवों के युवाओं ने भाग लिया। बल्लभगढ़ वाईएमसीए कॉलेज के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जब कई कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षाएं हो सकती है तो वाईएमसीए कॉलेज में क्यों नहीं। उकलाना के किनाला गांव के किसान परिवार की जन्मी मनीषा कुंडू ने अपने गांव वालों का नाम रोशन किया है। दरअसल मनीषा कुंडू की टीम ने कर्नाटक में हो रही नेशनल जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में पंजाब की टीम को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया।
वहीं गोल्ड मेडल जीतकर जब मनीषा कुंडू अपने गांव किनाला पहुंची तो ग्रामीणों ने मनीषा का फूल माला और पटाखों के साथ जोरदार स्वागत किया। गांव की सरपंच रचना देवी ने मनीषा कुंडू का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। नूंह जिले का अग्निशमन विभाग तमाम बुनियादी सुविधा और संसाधनों की कमी के चलते झेल रहा है परेशानियां, क्योंकि नूंह अग्निशमन विभाग के पास आग बुझाने के लिए महज एक गाड़ी है। इतना ही नहीं, विभाग के पास कर्मचारियों की भी भारी कमी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लोगों के लिए विकास गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल सलारपुर मार्ग पर विकास के नाम पर बन रहा नाला लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नाले का कार्य बंद पड़ा है, जिससे शहर के मुख्य मार्ग पर व्यावसायिक संस्थानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ कुरुक्षेत्र से सलारपुर गांव की तरफ जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में युवाओं की भीड़ को देखने को मिली। दरअसल भर्ती देखने वाले हजारों की संख्या में युवा नागरिक अस्पताल कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आए थे। वहीं इस दौरान नागरिक अस्पताल में युवाओं ने कोरोना गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। यहां तक कि ज्यादातर युवा बिना मास्क के ही नजर आए। आपको बता दें कि हिसार कैंट में 28 और 30 मार्च को भर्ती होगी, जिसके लिए कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा। नांगल चौधरी में ट्रैफिक पुलिस और महिला थाना प्रभारी ने कोरोना को लेकर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया, जिसके तहत वाहनों की चेकिंग करते हुए लोगों को जागरूक भी किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने नांगल चौधरी में इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों पर शिकंजा कसते हुए चालान भी काटे। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति लापरवाही न करने के आदेश दिए। तो शाम के गांव झाबरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 की छात्रा कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया और विद्यालय के सभी विद्यार्थियों और स्टाफ के कोरोना टेस्ट भी लिए। चरखी दादरी अनाज मंडी से मार्केट फीस की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर बिना मार्केट फीस दिए ही सरसों खरीदी जा रही है। मार्केट कमेटी की लापरवाही से रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। वहीं मार्केट फीस चोरी की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने मिलों पर छापेमारी भी की और राजस्थान से लाई गई 3 गाड़ियों को पकड़ा। एसडीएम ने बताया कि जब्त की गई गाड़ियों पर जुर्माना और मार्केट फीस चोरी करने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में मार्केट कमेटी की फीस चोरी नहीं होने दी जाएगी और पूरी तरह से कालाबाजारी रोकने पर मिलों पर अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से 12 साल का बच्चा लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर यमुनानगर सदर थाने के बाहर पहुंचा। बच्चा गुमसुम हालात में था और अपना कोई नाम और पता भी नहीं बता पा रहा था। वहीं पुलिस ने लापता बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेशों के बाद बालकुंज छछरौली भेज दिया। बालकुंज छछरौली के सफल प्रयासों से बच्चों की पहचान हो पाई और करीब 9 दिनों में लापता बच्चे को उसकी मां के पास पहुंचा दिया गया। फतेहाबाद के भूना इलाके में चाय की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई। करनाल में जाटो गेट स्थित एक घर की छत पर झूला झूलते समय 7 साल के मासूम बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। जब बच्चे की मां ने छत पर जाकर देखा तो बेटे के गले में चुनरी लिपटी हुई थी। वह इस पूरी घटना से परिवार सदमे में है। बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बापू नगर में सड़कों पर भरा शिविर का गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, जिसके चलते स्कूली बच्चों को भी परेशानी आ रही है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।